नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल किशोर द लूसेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब नए राज्यों का उदय। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जा रहा है, कहाँ का कौन सा संस्थापक है। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक दो बातें समझ लेना है कि जो भी नए राज्य भारत में आए हैं वो कब आए, जब मुगल एम्पायर प्रॉपरली ख़त्म हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि इनके अवशेष पर ही, मुगल साम्राज्य के पतन होने के बाद जो अवशेष बचते हैं, मतलब इन्हीं के अवशेष पर एक कुछ नए राज्यों का उदय हुआ है। ठीक है, तो जब ये हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें प्रश्न करेंगे और डिटेल्स भी बताया जाएगा, ठीक है, तो उसमें बहुत बार ऐसा होगा कि मुगल एम्पायर के रूलर्स का नाम आएगा। ठीक है, तो कभी फर्रुखशियर का नाम है, और जनरली ज़्यादातर नाम किसका आएगा, तो लेटर मुगल एम्पायर का नाम आएगा। जो मुगल के अंत के समय थे, औरंगजेब से शुरुआत होता है, इन सब का नाम ज़्यादातर आएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के समय में जब मुगल साम्राज्य पतन होने लगा था तो नए राज्य इनसे निकलने लगे थे, चाहे वो हैदराबाद हो, बुंदेलखंड हो, भरतपुर हो, ठीक है, या कुछ सिख गुरुओं का भी नाम आएगा जो उन समय अगेंस्ट गए थे। ठीक है, तो ये चूंकि चैप्टर बड़ा है, इसको मैं 2 वीडियो में कैरी ऑन करूंगा। ठीक है, तो आज मैं 50% खत्म कर दूंगा और अगले वीडियो में मैं 50% खत्म कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप एक ऐसा करेंगे कि अपने पास एक नोटबुक और पेन रखेंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं बताने वाला हूँ उन सब में कहानियों को बताऊंगा, और उस कहानी में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे, जिससे आप लिखना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत आपके काम आने वाला है। तो जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे और उसे लिखने की कोशिश करेंगे, कि हर एक प्रश्न में मैं बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी डेटा को देने वाला हूँ, जिससे आपको और भी सारे प्रश्न इस पर बेस सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है वो है नवीन राज्यों का उदय, जिसको हम लोग शुरू करते हैं। तो इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है वह है कि शुकरखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था। शुकरखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है अजीत सिंह और बंदा सिंह के मध्य, दूसरा है हैदर अली और सआदत खान के मध्य, तीसरा है मुबरीज खान और चिनकलीज खां के मध्य, और चौथा है सआदत खान और चिनकलीज खां के मध्य। इस प्रश्न का जो आंसर है वह है मुबारक मुबरीज खान और चिनकलीज खान। ठीक है, अब आपको इससे संबंधित कुछ बातें हैं जिनको समझ लेना है। होता क्या है कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकलीज खां अथवा निजामुल मुल्क को माना जाता है। जो ये चिनकलीज खां है, इन्हीं को टाइटल दिया गया था निजाम उल मुल्क का। ठीक है, कहते हैं कि उनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, वो समरकंद के निवासी थे, और उनके पिता का नाम था गाजी उद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग प्रथम। इनके पिता का पूरा नाम था, ध्यान से समझेंगे, गाजी उद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग प्रथम। और कहा जाता है कि इनके पिता औरंगजेब की सेवा में थे। सम्राट बनने के बाद फर्रुखशियर, जब फर्रुखशियर सम्राट बना तो उसने क्या किया, निजामुल मुल्क यानी चिनकलीज खां को भारत के दक्षिण भाग के 6 सूबेदारों का हिस्सा दे दिया। मतलब दिया कि सूबेदारी आप चलाइए, वहां से धन अर्जित कीजिए, या आप सूबेदारी दे दी, आप इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हैं। और उसी समय इनको निजामुल मुल्क और खान खाना की उपाधि दी गई थी। ठीक है, बाद में कुछ समस्याएं हुई थी तो कहते हैं कि उनको निकाल भी दिया गया था, दक्कन से हटा दिया गया था फारुखशियर के समय ही। ठीक है, लेकिन बाद में उनको जोड़ दिया गया और मालवा का सूबेदार बना दिया गया। कहाँ का? तो मालवा का सूबेदार बना दिया गया, मालवा का सूबेदार। ये ध्यान रखना, इनके जीवन में यही सब परिवर्तन आया है मालवा से। तो इस बात को ध्यान से रखना है कि मालवा का इनको सूबेदार बनाया गया। सूबेदार का मतलब बेसिकली होता है कि चीफ कमांडिंग ऑफिसर हो, वहाँ के हो गए, वहाँ के प्रॉपरली, जो इंग्लिश में समझ आ जाते हैं वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चीफ कमांडिंग ऑफिसर हो गए। ठीक है, तो जब ये मालवा में रह रहे थे उसी समय निजाम अपना क्या कर रहे थे कि अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहे थे, दृढ़ कर रहे थे, पावरफुल हो रहे थे। ठीक है,
अब आपने जब लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि सैयद बंधुओं की बात हुई थी। सैयद बंधु कौन थे? तो ये किंग मेकर माने जाते थे, जो कि मुगल साम्राज्य में किंग मेकर के नाम से इनको जाना जाता था। तो सैयद बंधुओं को जब पता चला कि निजाम जो है वो अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने प्लान किया कि इनकी जो गतिविधियां हैं, इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए, ठीक है, और मालवा से इनको किसी भी तरह से हटा दिया जाए। यहाँ से हटाने की बात हो रही थी, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इनको मालवा से हटाने की योजना जो था वो बनाने लगे थे, उसी समय इनको चिनकलीज खां को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने किया क्या कि सैयद बंधुओं का जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु, उनमें से एक भाई को जिसका नाम था हुसैन अली, उसकी हत्या करवा दी, ठीक है, और फिर से एक बार उन्हें दक्कन की सूबेदारी दे दी गई। जब उनकी हत्या हो गई तो एक बार इनको दक्कन की सूबेदारी मिल गई। 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इनको अपना वजीर बना दिया, ठीक है। और जब ये दिल्ली पहुंच गए, मतलब जब ये वजीर बनकर दिल्ली पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो दरबार के लोग थे उनको चिनकलीज खां से बहुत समस्या होने लगी, ठीक है, दिल्ली के दरबार में। तो उन्होंने भी इनके बीच में प्लान करने लगे कैसे इनको हटाया जाए, ठीक है। तो कहते हैं कि 1723 में ये दक्कन वापस लौट गए और वहां पे इन्होंने बादशाह की कोई अनुमति नहीं ली थी। कहानी को समझ लीजिए, मैं आपको शुकरखेड़ा के युद्ध तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बादशाह से कोई परमिशन नहीं लिया और वहां से वो लौट कर दक्कन चले आए 1723 में, 1723 में, ठीक है। कहते हैं कि हैदराबाद के सूबेदार मुबारिज खां को निजाम के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। यही मुबारिज खां के बारे में बात है, ठीक है। इनको कहा गया कि जाकर निजाम के विरुद्ध क्या कीजिए, कार्रवाई कीजिए। इसी आदेश का पालन किया गया और 11 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 11 अक्टूबर 1724 को मुबारिज खां और चिनकलीज खां के बीच सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ। अब क्लियर हो, समझ में आ रही होगी बात, सुकरखेड़ा का युद्ध क्या था। वहां पर युद्ध के बाद इसमें मुबारिज खां को हरा दिया गया, मुबारिज खां हार गए, ठीक है। और कहते हैं कि इसके बाद निजामुल मुल्क दक्कन का स्वामी बन गया। तो एकदम क्लियर समझ में आ गया कि सुकरखेड़ा का युद्ध क्या था और कैसे मुबारिज खां और चिनकलीज खां के बीच हुआ था। चलिए, तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है कि यूक्लिड की रचना, यूक्लिड एक राइटर थे, विद्वान थे, यूक्लिड की रचना रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने कराया था, ठीक है। और ऑप्शन है विद्याधर चक्रवर्ती, सदाशिव राव, जयसिंह द्वितीय, और चौथा ऑप्शन है बदन सिंह, ठीक है। आपने देख लिया। अब इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी जयसिंह द्वितीय। ये अब देखिए, जयसिंह द्वितीय के बारे में भी इतिहास में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। पहले तो आप याद रखिएगा कि ये राजपूत वंश से आते हैं। जयसिंह द्वितीय किससे आते हैं? राजपूत से। जब नए राज्यों में उत्पन्न में राजपूत लोगों का आगे बढ़ने लगे तो कहते हैं कि ये सभी राजपूतों में उस समय सबसे पावरफुल राजा हुआ करते थे। कब की बात? 18वीं शताब्दी की बात है। अगर आप ध्यान से देखेंगे भारतीय इतिहास को तो 18th सेंचुरी के आसपास में दिल्ली से वेस्ट पार्ट, जो पश्चिम की तरफ 100 माइल का जो एरिया था, वो सभी का सभी राजपूतों के कंट्रोल में आता था, ठीक है। कहाँ? दिल्ली के वेस्ट साइड में, ठीक है। दिल्ली से वेस्ट साइड में जब जाएंगे तो 100 माइल्स के आसपास में राजपूत लोग का ही पूरा प्रॉपर उस समय था, जिसमें आप अगर ध्यान से तो उसमें दो जो इंपॉर्टेंट राज परिवार था या राजघराना था, जैसे मारवाड़ जिसको लोग जोधपुर कहते हैं और आमेर जिसको अभी जयपुर कहते हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो याद रखेंगे। और उस समय अम्बेर के राजा हुआ करते थे जयसिंह, ठीक है। ये दो तीन बातें याद रखनी है। तो कहते हैं कि उस समय मतलब समकालीन राजपूताना में आमेर के राजा जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और सबसे ज्यादा उन्हीं की वैल्यू हुआ करती थी, ठीक है। और उनका पूरा जो नाम था वो था सवाई मिर्जा राजा जयसिंह। ये सवाई और मिर्जा राजा दो जो है उन्हें टाइटल दिया गया था, मुगल राजाओं की तरफ से उन्हें टाइटल दिया गया था, सवाई मिर्जा राज जयसिंह, इनको दिया गया था, ठीक है। इनका जो टेन्योर है वो है 1688 1688 से लेकर
1743 तक 1743 इन्हीं का ये काल है, ये याद रखेंगे। ठीक है, 1688 से लेकर 1743 तक। ठीक है, अच्छा, चूंकि इनको कहा जाता है कि इनको खगोल शास्त्री थे। ठीक है, इनको खगोल में एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान था। ठीक है, महान विधिवेता भी थे, खगोल शास्त्री भी थे, वैज्ञानिक भी कहा जाता है कि साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, और बहुत सारे साइंस, अच्छा इनके साथ क्या था कि साइंस और आर्ट मतलब विज्ञान और कला को मिक्स करना इन्हें आता था। ठीक है, इसी कारण इन्होंने विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, जो जयपुर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अब इस प्रश्न से आपको एक और जवाब मिल गया कि जो जयपुर की स्थापना हुई थी किसने की थी? जयसिंह द्वितीय ने, जिनका पूरा नाम क्या था? सवाई मिर्जा राजा जयसिंह। इन्होंने 1727 में जयपुर की स्थापना की। उद्देश्य क्या था, मतलब क्यों कैसे किया था? तो विज्ञान और कला के केंद्र के रूप में किया था। ठीक है, और कहते हैं कि 1876 इसे याद रखिएगा, 1876 के समय की बात है कि उस समय महाराजा सवाई राजा राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया तथा प्रिंस ऑफ वेल्स के युवराज अल्बर्ट एडवर्ड 7th थे। अल्बर्ट एडवर्ड जो थे वो 7वें थे। उनके स्वागत के लिए जयपुर को जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1727 में हुआ था, जयपुर को प्रॉपरली पिंक कलर से अरेंज कर दिया था, मतलब गुलाबी रंग से एकदम रंगवा दिया था पूरे तरह। तब से जयपुर को गुलाबी नगर की दर्जा भी दिया गया है। समझ रहे मेरी बात ना? तो चलिए, तो अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जयपुर की स्थापना किसने और कब की थी, तो आपका आंसर होगा जयसिंह ने की थी। कब की थी? तो 1727 में की थी। समझ गए मेरी बात ना? अच्छा, एक और ध्यान रखेंगे कि पूछा जाता है कभी कभी कि जयपुर शहर का आर्किटेक्ट कौन था, मतलब वास्तुविद कौन था, वास्तुविद किसने इसको, तो उस प्रश्न का जो आंसर है वो है विद्याधर चक्रवर्ती। ये उस समय के आर्किटेक्ट का डिपार्टमेंट का, इन्होंने ही इनको आर्किटेक्चर के रूप में रखा था। ठीक है, चलिए, अच्छा एक और चीज ध्यान रखेंगे कि जो ये मानसिंह राजा जयसिंह थे, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था, पर्यवेक्षण पर एक पुस्तक भी प्रकाशित किया था जिसका नाम रखा था जीज मुहम्मद शाही। जीज मुहम्मद शाही, ये बहुत पूछा जाता है, जीज मुहम्मद शाही। इस पुस्तक का नाम बार बार पूछा जाता है कि जीज मुहम्मद शाही किसकी रचना है, तो याद रखेंगे ये किसकी रचना है? सवाई मिर्जा राजा जयसिंह। अच्छा, इसी से संबंधित एक और चीज है कि राजा जयसिंह ने खगोलीय गणनाओं एवं खोजों के लिए वेधशालाओं को निर्माण कराया था। वेधशाला का मतलब ऑब्जर्वेटरी सेंटर है। ठीक है ना? तो उसमें उन्होंने जो एस्टैब्लिश कराया था उसमें 5 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नाम आपको याद रखना है कि 5 ऐसे नाम है जहां पर इन्होंने ऑब्जर्वेटरी सेंटर यानी क्या एस्टैब्लिश कराया था? वेधशाला कराया था। जिसमें एक नाम है वो है मथुरा, दूसरा है आपका जयपुर, ठीक है, तीसरा आपका दिल्ली, चौथा आपका जो है उज्जैन, और 5वां जो आपका वाराणसी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतना आप मोर देन एनफ है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जिसको आप कैरी ऑन कर सकते हैं जयसिंह से संबंधित। ठीक है, तो जयसिंह से संबंधित जितनी बातें थी जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था उसको मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? जिसमें ऑप्शन है आपका चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, रामचेरा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो है बदन सिंह। ठीक है, बदन सिंह भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक है। इसके संबंधित भी कुछ बातों को सुन लेंगे। जो ये पहला नाम है जो चूड़ामन का नाम है, चूड़ामन के बारे में बताया जाता है कि भरतपुर के जाट राज्य की नींव इसी ने डाली थी। किसने डाली थी? चूड़ामन ने डाली थी। और उसने एक थीम नामक स्थान पे किला बनाया था।
कहते हैं सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। और 1721 में आगरा के सूबेदार जयसिंह द्वितीय के अधीन मुगल सेना ने दुर्ग को जीत लिया और तब चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो भरतपुर, ये जो भरतपुर राज्य जो जाट राज्य है उसकी नींव इन्होंने डाल दी, लेकिन ये चूंकि बहुत सफल नहीं हुए, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब बारी आती है बदन सिंह की। ठीक है, बदन सिंह का जो टेन्योर है 1721 से लेकर 56 तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का चलता है। तो आपने ध्यान रखना है, कहते हैं कि ये जो थे ये चूड़ामन का भतीजा थे और चूड़ामन के बाद इन्होंने ही जाट समाज का नेतृत्व किया था। इन्होंने अपनी सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया और कहते हैं कि 4 दुर्ग बनाए थे, दिंग में, कुंभेर में, वेद में और भरतपुर में 4 किले बनाए थे। इसलिए बदन सिंह को भरत राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। समझ गए मेरी बात ना? जबकि इन्होंने एस्टैब्लिश किसने किया है? चूड़ामन ने। लेकिन जब युद्ध में हार गए थे ये, तो वैसी स्थिति में आत्महत्या कर लिया। तो बदन सिंह जो इन्होंने इसको कैरी ऑन किया, मतलब इसको डेवलप कराया भरतपुर को, इसलिए बदन सिंह को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप सारी बातों को नोट करेंगे, सारे जितनी भी बातें मैं आपको लिखा रहा हूँ या बोल रहा हूँ, जिसे आप लिख रहे हैं, वो सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से प्रश्न बनते हैं और आजकल इन्हीं को ही इधर उधर करके प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं और चौथा प्रश्न जो है वह है, गुरु नानक को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? गुरु नानक को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? जो पहला ऑप्शन है वह है काली बेन, दूसरा है तीस्ता, तीसरा है चंबल, चौथा है रावी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है काली बेन। काली बेन वो नदी थी जहां पे गुरु नानक को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यदि आप गुरु नानक के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, कहते हैं कि सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने सिख धर्म को चलाया था। अगर इनके बारे में जानेंगे, यहाँ पे रावी नदी भी इन्हीं से संबंधित है। रावी नदी भी गुरु नानक से संबंधित है। वो कैसे संबंधित है? तो बताया जाता है कि इनका जन्म रावी नदी के तट पर, जिसको आधुनिक आप ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में पड़ता है, तलवंडी में रिसेंटली न्यूज में रहा है बहुत। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और डेट अगर याद रखना चाहेंगे तो 15 अप्रैल 1469 इन्हीं का ये डेट है जिस समय इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऐसे पूछा, आजकल इनके माता और पिता का नाम नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप जानकारी के लिए रख लें। इनके पिता का नाम था कालूजी मेहता और माता का नाम था श्रीमती तृप्ता देवी। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम अगर ध्यान में रखना चाहते हैं तो इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। ठीक है, तो इसमें क्लियर हो गया। और इनकी कौन थे ये, गुरु नानक कौन थे, कहाँ पे जन्म हुआ, तो इससे संबंधित सारी बातें क्लियर हो गई। और ध्यान रखिएगा कि इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो कालीबेन नदी के तट पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने दरबारों में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था प्रारंभ कराई? तो नगाड़ा बजाना आपने सुना भी होगा, गाने में भी सुना होगा बहुत दफा। नगाड़ा आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। ठीक है, तो वास्तव में पंजाबी समाज में, सिख समाज में मनाया जाता है, ज़्यादातर बजाया जाता है और आजकल हर समाज में इस नाचने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। चलिए, तो ध्यान में रखने की हम लोगों को कि वास्तव में किस सिख गुरु ने इसको शुरू कराया था। तो जिसमें पहला ऑप्शन है गुरु आनंद, दूसरा ऑप्शन है आपका गुरु अर्जुन देव, तीसरा गुरु रामदास अमरदास और चौथा जो है गुरु हरगोविंद। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो गुरु आनंद है ये वास्तव में गुरु अंगद है, आनंद कोई गुरु नहीं था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया आपका गुरु अंगद, दूसरा गुरु अर्जुन देव, तीसरा गुरु अमरदास और जो चौथा है वो है गुरु हरगोविंद। चलिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है गुरु हरगोविंद। अच्छा, गुरु हरगोविंद की भी कथाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु हरगोविंद का सिख समाज में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं गुरु हरगोविंद। ठीक है, क्योंकि एक इनका पवित्र स्थान माना जाता है जिसको कहते हैं अकाल तख्त। ठीक है, तो अकाल तख्त का जो स्थापना है इन्हीं के समय हुआ था, गुरु हरगोविंद के समय। तो दो बातें इनसे, एक तो नगाड़ा बजाने की बात इनके समय शुरू हो गया था और दूसरा क्या हो गया था कि इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना इन्हीं के पास, इन्हीं के समय हुई थी। ठीक है,
और ये भी याद रखेंगे कि कहा जाता है कि यही गुरु थे, गुरु हरगोविंद ने ही सिखों को वास्तव में लड़ना सिखाया था। इसके पहले सिख लोग लड़ाइयों में पार्टिसिपेट नहीं होते थे अधिकतर, ठीक है। जो लड़ाकू समाज, जब भी पूछा जाता है आपसे कि सिखों को किसने लड़ाकू बनाया है, सिखों को किसने लड़ाकू बनाया, तो वैसी स्थिति में आपका जो आंसर होगा हरगोविंद। सिखों को किसने लड़ाकू बनाया, तो गुरु हरगोविंद ने, ठीक है। इस कारण कहते हैं कि जहांगीर ने इन्हें अपने पिता के 2.5 लाख जुर्माने की राशि ना देने के कारण 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको याद रखें 1644 में इनकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वह है, बेलग्राम के युद्ध में शेर शाह से पराजित हो हुमायूं ने किस सिख गुरु से मुलाकात की थी। बेलग्राम के युद्ध में शेर शाह से पराजित हो हुमायूं ने किस सिख गुरु से मुलाकात की थी। तो पहला ऑप्शन है आपका गुरु अंगद, फिर यहाँ पे गुरु आनंद लिखा गया है, ध्यान दीजिए ये गुरु अंगद है, आनंद कोई गुरु नहीं थे, गुरु अंगद है। आनंद जो थे वो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य में से थे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गुरु अंगद। दूसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, तीसरा है गुरु अमरदास और चौथा है गुरु हरगोविंद। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है गुरु अंगद ही। ये गुरु अंगद इनका आंसर है, पहला ही आंसर है गुरु अंगद, ठीक है। अच्छा, गुरु अंगद जो थे वास्तव इनके बारे में कुछ जान लीजिए। गुरु अंगद जो थे वो सिखों के दूसरे गुरु थे, ठीक है। जो पहले गुरु थे तो उनका नाम तो आप लोग जानते हैं गुरु नानक थे, ठीक है। और गुरु नानक, एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि गुरु नानक का जो समय था उस समय सल्तनत काल का अंतिम शासक जो था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, उन्हीं की ये समकालीन थे। अच्छा, 2 आदमी संत भी थे जिनको याद रखिएगा, कबीरदास, ठीक है, और चैतन्य महाप्रभु। ये 2 ऐसे संत हैं जो कि गुरु नानक के समय हुआ करते थे, ये गुरु नानक के समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो पहले गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक और जो दूसरे गुरु थे उनका नाम था गुरु अंगद, ठीक है, गुरु अंगद। अब देखिए गुरु अंगद का जो समय था, जो काल था, वो कब से कब था कि 1539 टू 1552, मतलब 52, ठीक है। उनको कहा जाता है कि ये सिखों के दूसरे गुरु थे, ठीक है। और गुरु अंगद नानक के शिष्य और खत्री के कुल में उत्पन्न हुए थे। खत्री कुल में याद रखिएगा ये भी उत्पन्न हुए थे, गुरु नानक भी खत्री कुल में उत्पन्न हुए थे और गुरु अंगद भी खत्री कुल में हुए थे। उनके बचपन का नाम यानी का प्रारंभिक नाम लहना था। अंगद जी गुरु आत्म के प्रतिनिधि थे, ठीक है। और गुरु गद्दी का निर्माण खादुर में इन्होंने ही कराया था, ठीक है। और गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था, यहाँ पे याद रखिए गुरु नानक की लंगर व्यवस्था जो आज आपने प्रायः सुना होगा कि यहाँ पे लंगर लगा हुआ जब मुफ्त में भोजन दिया जाता है, ठीक है। उन लोगों की सिख धर्म में प्रार्थना पूजा के बाद जो भोजन जो मुफ्त में सभी जगह मुफ्त में कराए जाते हैं, हर क्या कह सकते हैं, गुरुद्वारे के पास या बाहर में भी कराते हैं, तो ये लंगर कहते हैं। ये व्यवस्था जो है ना गुरु नानक जी ने कराई थी। तो कहते हैं गुरु नानक द्वारा जो प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप गुरु अंगद ने दिया था। और इनके बारे में याद रखिए कि गुरुमुखी, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई है, इनकी जो धार्मिक पुस्तक है, गुरुमुखी जो लिपि में लिखी गई है, उसका आविष्कार भी गुरु अंगद ने ही किया था। अब आइए, तो इतनी बातें हो गई और ये बात बेसिकली आई कहाँ से है, तो बेलग्राम के युद्ध में शेर शाह से परास्त हो हुमायूं ने पंजाब में गुरु अंगद से ही भेंट किया था। इन्हें गुरु अंगद से भेंट हुई थी। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समझ पा रहा हूँ कि आप सभी लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से नोट कर रहे होंगे, ठीक है। और जितनी सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं मैं बता रहा हूँ सब नोट कर लेंगे। तो ये जो नए आपको चैप्टर जिसको मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ, जिसका नाम है नए राज्यों का उदय, इसमें से सारे इंपॉर्टेंट बात जैसे इसमें और भी टॉपिक बचे हैं जिसके लिए एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप समझ के चलें कि 50% जो है बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और 50% जो है ना कल दूसरे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, जिसमें और भी राज्य होंगे, ठीक है, और भी राज्य हो सकते। चलिए अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि सिखों के स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, आप जानते ही हैं, सिखों के स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, ठीक है। जिसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा ऑप्शन है गुरु अमरदास
तीसरा ऑप्शन है सूफी संत मियां मीर, और चौथा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव। ठीक है, चारों ऑप्शन। अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है इसकी बात हो रही है कि इसकी नींव किसने रखी थी, तो पहला ऑप्शन आपका गुरु नानक, गुरु अमरदास, सूफी संत मियां मीर, और चौथा गुरु अर्जुन देव। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है सूफी संत मियां मीर। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, स्वर्ण मंदिर की नींव डाली थी। ठीक है, तो आपको याद रखना गुरु नानक से संबंधित तो नहीं है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन में आ जाता है कि स्वर्ण मंदिर है और इसमें सूफी संत मियां मीर के बारे में बात हो रही है। गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव चौन लोगों को इंपॉर्टेंट था, लेकिन वास्तव में सूफी संत मियां मीर ने ही इसके बारे में डाला था। चलिए, ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारे पीर और मीर लोगों की चर्चा है, जिसकी चर्चा मैं कभी कर दूंगा, अभी तक का चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न है वो है 8वां प्रश्न, सच्चा बादशाह किस गुरु को कहा जाता है? सच्चा बादशाह किस गुरु को कहा जाता है? जो पहला प्रश्न ऑप्शन है वो है गुरु हरगोविंद, दूसरा गुरु नानक, तीसरा गुरु गोविंद, चौथा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो भी गुरु हरगोविंद सिंह ही है। ठीक है, सच्चा बादशाह भी गुरु हरगोविंद सिंह को ही कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में प्रॉपर्ली मैं आपको बता चुका हूँ कि गुरु हरगोविंद सिंह कौन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, चमौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चमौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह और मुगल के बीच, दूसरा है अर्जुन देव और मुगल के बीच, तीसरा है गुरु अंगद, फिर यहाँ पे अंगद होगा, गुरु अंगद और मुगल के बीच, और जो चौथा है वो है गुरु गोविंद और मुगल के बीच। ठीक है, चमौर का युद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है पहला, गुरु गोविंद सिंह और मुगल के बीच चमौर का युद्ध हुआ था। ठीक है, एक और युद्ध है जिसके बारे में चर्चा होता है। अच्छा, ये चमौर जो बार बार लिखा हुआ है ये बेसिकली चकमौर है, चकमौर का युद्ध। ठीक है, चकमौर का युद्ध ये हुआ था 1705 में, 1705 में। एक और युद्ध जो था वो है खिदराना, खिदराना का युद्ध। ठीक है, तो खिदराना का युद्ध और चकमौर का युद्ध दोनों 1705 में हुआ था और दोनों गोविंद सिंह और मुगल के बीच में हुआ था। ठीक है, यदि आप चाहें तो ये बात एक साथ ही लिख लीजिएगा, 1705 और दोनों युद्ध के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह के बारे में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह चूंकि, अच्छा, बीपीएससी के लिए गुरु गोविंद सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आप समझ सकते हैं क्यों, तो इनका जन्म ही बिहार के पटना में हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में हुआ था, और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु है, ये बात याद रखना है। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मान लिया गया, उसके बाद गुरु बनने की प्रथा नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब जो उनकी पुस्तक है जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था उसी को गुरु मान लिया गया है। ठीक है, कहते हैं कि इन्होंने अपने विचारों को व्यवहार में परिणित करने के लिए, चेंज करने के लिए 1699 में दल खालसा की स्थापना की थी। तो एक गुरु गोविंद सिंह ने, दल खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और कहते हैं लुप्त आदि ग्रंथ को 10म पातशाह का ग्रंथ की संज्ञा इन्होंने दिया था और उसको फिर से संकलित कराया था। जो आदि ग्रंथ इनकी थी वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही थी, गायब हो रही थी, तो फिर से उसको उपाधि दिया कि ये 10th पातशाह पवित्र चीजों के लिए कहा गया, ग्रंथ का नाम दिया और फिर से उनको एक्यूमुलेट कराया, फिर से उनको कंपाइल किया। ठीक है, याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित किया था। ठीक है, और सिखों के लिए 5 ककार बेसिकली 5 ऐसी चीज है जो सिख धर्म को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, वो 5 चीजें अपने पास रखते हैं, जिनमें केस, कच्छा, कंघा, कड़ा और किरपान अनिवार्य रूप से, तो 5 चीजें आप ये पास रखते ही हैं। ठीक है, और इन्हीं के समय में पाहुल नाम का एक त्योहार भी चलाया गया था। तो आप लोग इतनी सारी बातें याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। ठीक है, अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग गुरु गोविंद सिंह के। और ये कहा जाता है कि सिखों को सिंह और महिलाओं को सिख जो कौर की टाइटल होती इन्होंने ही दिलवाया था। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह से संबंधित इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे, इनके बाद कोई गुरु नहीं हुआ है। अब उनकी जो धार्मिक पुस्तक है उन्हीं को उनको गुरु
माना जाता है और वही उनको बादशाह की उपाधि देते हैं। और 5 जो चीजें पंच कंकार ककार जिसको कहते हैं, जो कि गुरु गोविंद सिंह ने ही अनिवार्य किया था। ठीक है, क्लियर हो गया। और जितने भी लगा पंजाबी में सिंह और पुरुषों में जो पंजाबी पुरुष है उनको सिंह लगाया जाता है, और जो महिलाएं होती हैं उनके लिए कौर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये टाइटल लगाने की प्रथा भी गुरु गोविंद सिंह ने शुरू कराया था। ठीक है, और ये याद रखिएगा, इनका जन्म पटना में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वह है कि मैं चारों वर्ण को सिंह बना दूंगा और मुगल को भारत से मिटा दूंगा, यह कथन किस सिख गुरु का है? प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा है कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। मैंने कहा था कि सिंह टाइटल देने की प्रक्रिया किसने शुरू की थी वहां पे, तो उसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा, यह कथन किस सिख गुरु का है? इस प्रश्न का जवाब मैं आपको नहीं दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन इन दौरान जितनी भी बातें मैं बता रहा था, इनडायरेक्टली इस प्रश्न का जवाब मैं आपको दे चुका हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब पता चल चुका है, और इस वीडियो के समाप्त होने से पहले ही आप कमेंट में इस प्रश्न का जवाब लिखें। मैं वेट कर रहा हूं कि आप जल्दी से इस प्रश्न का जवाब लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इसका आंसर इनडायरेक्टली बता चुका हूं। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, और कल हम लोग नए वीडियो में इसी टॉपिक को आगे की तरफ 50% मैंने नए राज्यों का उदय कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आप चाहे तो 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे, तो सारी बातें जो भी चीजें लगभग मुझे इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको टच कर दिए हैं। चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।